वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज हमारी जो क्लास है दैट इज़ ऑन द चैप्टर जिसका नाम है थर्ड लेवल। और आज हम थर्ड लेवल का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिया था। जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने जो फर्स्ट 2 पेजेस थे आई थिंक वहाँ तक ही कर पाया था चीज़ों को, यहाँ तक आई थिंक कर लिया था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट था उसमें हमने आगे कर लिया था। लास्ट के 1.5 पेजेस बचे थे खाली और बाकी हमने कर लिया था। आई थिंक यहाँ से हमें करना है, आज हमें यहाँ से करना है। वैसे मैंने यहाँ तक तो कर लिया था लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इस जगह से मैं स्टार्ट करूँगा आज क्लास को, ठीक है। तो यार सबसे पहली चीज़ इस बात को समझो कि जब भी हम एनसीईआरटी एनालिसिस कर रहे होते हैं यार, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपना जो सीक्वेंस है उसको बना के रखें। क्योंकि एनसीईआरटी आपको तभी समझ में आएगी जब आप बैक टू बैक सारी की सारी क्लासेस लोगे और उतने ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, उतने ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ लोगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है, मुझे पूरे चैप्टर को पूरा का पूरा सही से समझना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बैक टू बैक सारी की सारी क्लासेस लें और डेडिकेशन के साथ लें। इवन जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप उसको अपने पर्सनल रजिस्टर के अंदर नोट भी करा करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। और मैंने ये भी बताया था कि जितने भी स्टूडेंट्स, जब मैं एनसीईआरटी एनालिसिस करा रहा हूँ किसी भी चैप्टर का और आप वीडियो देख रहे हो, तो कोई भी ऐसा अगर पॉइंट आता है जो कि एक फैक्ट है, मतलब किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, कोई डेट है, तो आप लोग क्या करा करो, उसे नोट कर लिया करो। चैप्टर का नाम डाल के उसे अगर आप नोट कर लोगे तो दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है थर्ड लेवल, इसके अंदर हम न्यूयॉर्क के एक रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हैं जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और जो इस चैप्टर का नरेटर है उसका नाम है चार्ली। और जो चार्ली है वो हमारे को बताता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन नाम की जगह है, इस जगह पे 3 लेवल्स हैं। लेवल क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेवल्स जो है आप एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म जो है उसको कंसिडर कर सकते हो जहाँ से ट्रेन जो है वो पास होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे भी लेवल्स होते हैं। जैसे एक ग्राउंड लेवल होता है, एक अंडरग्राउंड लेवल होता है। तो मान लेते हैं हम ग्राउंड को लेवल 1 है और अंडरग्राउंड को लेवल 2 है। तो इसी तरीके से ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक न्यूयॉर्क में प्लेस है और उस जगह पे 2 लेवल्स हैं। खाली कितने लेवल्स हैं? 2 लेवल्स हैं। लेकिन जो चार्ली हमारा नरेटर है वो हमें ये बताता है कि वहाँ पे 2 लेवल्स नहीं है बल्कि वहाँ 3 लेवल्स हैं। और ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो उस तीसरे लेवल पे गया है। और चार्ली का ये मानना है कि जब वो यहाँ पे गया था तो उसे ये बात पता चली कि ये थर्ड लेवल नाम की जो जगह है ये पास्ट में एग्जिस्ट करती है, मतलब भूतकाल में एग्जिस्ट करती है। तो एक तरीके से जब वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था तो वो एक ऐसे रास्ते पे टर्न हो जाता है जिस रास्ते से वो टाइम ट्रैवल करके इस जगह पे पहुंच जाता है जो कि थर्ड लेवल है, ऐसा चार्ली कह रहा है। हालांकि मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही आप सभी को बता दिया है कि चैप्टर एक फिक्शनल चैप्टर है जिसके अंदर हम एक इमेजिनेशन का प्रोडक्ट जो है स्टोरी वो पढ़ रहे हैं और राइटर का नाम है जैक फिने। लेकिन इस चैप्टर के नरेटर मतलब जो स्टोरी को नरेट कर रहा है उसका नाम क्या है? चार्ली है। तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जैसे ही ये क्लास हो जाएगी उसके बाद पार्ट 1 और 2 आज ही देख ले तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्ट 3 भी समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब चार्ली जो था वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया तो थर्ड लेवल पे उसे पता चला कि थर्ड लेवल एक प्लेस है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करती है। और पास्ट में जब ये प्लेस एग्जिस्ट करती है तो जो चार्ली होता है उसको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेशन होता है, उसके अंदर एक फैंटेसी होती है। जब वो छोटा था ना तो उस टाइम पे वो एक जगह पे स्कूल जाया करता था और उस जगह का नाम था गेल्सबर्ग। उस जगह का नाम क्या था? गेल्सबर्ग था। और ये गेल्सबर्ग नाम की जगह जो है इलिनॉइस में है, ठीक है। कहाँ पे है? इलिनॉइस अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे एक टाउन है गेल्सबर्ग नाम का। तो इस जगह पे बचपन में चार्ली जो था वो स्कूल जाया करता था और उसे इस जगह के बारे में धुंधली धुंधली यादें याद हैं। तो अब जब वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है तो चार्ली को ये याद आता है कि जब वो छोटा था, बचपन में जब वो स्कूल जाता था तो गेल्सबर्ग नाम की जो जगह है ये बहुत सुंदर हुआ करती थी। और उसके अंदर एक फैसिनेशन होता है कि काश मैं गेल्सबर्ग उस एज पे वापस जा पाता, मतलब कि जिस एज पे वो बहुत छोटा था और उसने गेल्सबर्ग को देखा था और उसके माइंड में धुंधली धुंधली यादें हैं।
तो जब वो बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे उसके अंदर एक फैंटेसी होती है कि काश मैं गिल्सबर्ग उस एज में वापस जा पाता, उस टाइम में वापस जा पाता। लेकिन आज जब चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, वो बताता है कि जब मैं थर्ड लेवल पे पहुंच जाता हूँ पास्ट में 1894 के अंदर, तो उसके अंदर एक डिजायर होता है, एक विश होता है कि मैं यहाँ से थर्ड लेवल से क्या करूँ, टिकट्स ले लूँ। कहाँ के लिए? गिल्सबर्ग के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो टिकट लेने के लिए जाता है क्लर्क से, क्लर्क कौन होता है? वहां पे जो टिकट जो है सेल कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसे क्लर्क कहते हैं, ठीक है। तो जब वो वहां पे जाता है तो जो टिकट ऑफिशियल है, जो टिकट बेच रहा होता है, जो क्लर्क है, जिसको क्लर्क बोला गया है, जब वो किराया चार्ली को बताता है और वो पैसे दे रहा होता है, तो वो उसको धमकाता है। वो कहता है दैट एंट मनी मिस्टर, मतलब ये जो तुम दे रहे हो ये पैसा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था चार्ली के पास जो करेंसी थी वो न्यू करेंसी थी उसके समय की, और ये जो टाइम था यहाँ पे जो करेंसी चलती होगी ये बहुत पुराने समय की करेंसी होगी। इवन चार्ली के पास जितने बड़े बड़े नोट होंगे उससे काफी कम वैल्यू के नोट जो थे वो उस जमाने पे चला करते थे, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे 100 रुपीज के नोट्स चलते हैं, लेकिन जब हम अगर बात करें पिछले 30 या 40 साल पहले की, तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर 100 रुपए के नोट जो थे वो बहुत ही मुश्किल चला करते थे। ज्यादा लोग जो थे वो बहुत ही छोटे छोटे नोट्स को यूज किया करते थे। बोलिए, कोई कह रहा है, कोई डाउट है? हाँ, मैं वही चीज बता रहा हूं कि देखो वो गेल्सबर्ग नहीं जाना चाहता था। वो ये स्टोरी आई थिंक आपने शायद पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा, कोई नहीं, मैं बता देता हूं कि चार्ली नाम का जो ये व्यक्ति है ये अपने ऑफिस से लेट हो गया था और इसे अपने घर पे जल्दी से जल्दी पहुंचना था अपनी वाइफ के पास। तो ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ये एक प्लेस है जहां से उसके घर के लिए शॉर्टकट जाता है। और सिर्फ उसका घर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों के लिए न्यूयॉर्क के अंदर ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शॉर्टकट जाते हैं। तो वो यहाँ पे गेल्सबर्ग जाने के लिए नहीं आया था ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वो अपने घर पे जा रहा था और शॉर्टकट के जरिए अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। लेकिन जब वो वहां से शॉर्टकट ले रहा था तो इवन वो उस दौरान भी हमारे को बताता है कि यहाँ से कई सारे शॉर्टकट जाते हैं अलग अलग जगहों पे, वो अलग अलग जगहों के नाम भी बताता है। फिर ऐसे वो सोचते ना किसी एक गलत टर्न को ले लेता है, वो किसी एक गलत टर्न को ले लेता है, वो गलत जगह पे मुड़ जाता है और उस रास्ते के जरिए वो इंसिडेंटली थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, जो कि पास्ट की एक जगह है उसका ये मानना है, ठीक है। और वहां पे पहुंचने के बाद जब उसे पता चलता है कि मैं पास्ट में पहुंच गया हूं टाइम ट्रैवल करके किसी एक रॉन्ग टर्न की वजह से, और उसे बिलीव नहीं होता अपने आप पे, लेकिन उसे फिर पता चलता है वहां पे जो सबूत होता है उस सबसे उसे ये चीज रियलाइज होती है कि मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके माइंड में ख्याल आता है कि चलो मैं इस समय में अगर पहुंच गया हूं तो यहां से मैं गेल्सबर्ग के लिए टिकट्स ले लेता हूं, क्योंकि गेल्सबर्ग एक ऐसी जगह है जो पास्ट में उसके लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और वहां का जो एनवायरमेंट था वो बहुत पीसफुल हुआ करता था। तो ये उसकी फैंटेसी होती है। तो वो अपने समय में लेवल 1 या लेवल 2 से गेल्सबर्ग की टिकट इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे वहां नहीं जाना था अपने समय के अंदर। अपने समय में तो वो नॉर्मली अपने घर ही जा रहा था, लेकिन जब वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया पास्ट में, तो उस टाइम पे उसके माइंड में आता है कि मैं गेल्सबर्ग जाऊंगा अपनी वाइफ के साथ। तो बेसिकली टिकट लेने के बाद वो अपने समय में उसी कॉरिडोर से जहां से थर्ड लेवल पहुंचा था वहां से वो वापस अपने वाइफ के पास जाता और वाइफ को लेने के बाद वो गेल्सबर्ग जाता थर्ड लेवल पे वापस आने के बाद, ठीक है। ये उसका प्लान था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। देखो अब जब क्लर्क उसको ये बात धमकाता है, जब उसको क्लर्क जो है धमका के बोलता है कि ये पैसे नहीं है क्योंकि उसकी करेंसी जो होती है वो उसे जाली लगती है क्योंकि उसकी नई करेंसी थी उसके समय की तो ऑब्वियसली चार्ली को वहां पे जेल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो फंसना नहीं चाहता उस जगह पे। तो वो कहता है एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मतलब कि वो जिस जगह से आया था, जिस रास्ते से आया था, वो वहां से वापस चला जाता है। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, मतलब अगले दिन लंच आवर के टाइम पे, जब उसका लंच आवर होता है ऑफिस का, वो अपने बैंक से $300 निकालता है। कितने? $300 निकालता है आउट ऑफ द बैंक, अपने बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतना ही पैसा चार्ली के पास होगा, वो ये कह रहा है। एंड ब्रॉड ओल्ड स्टाइल करेंसी, और वो क्या खरीदता है? ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदता है। तो ओल्ड स्टाइल करेंसी मतलब जो 1894 के टाइम में वो पहुंच गया था, जिस थर्ड लेवल में वो पहुंच गया था 1894 के टाइम में, उस टाइम पे जो करेंसी चलती थी वो उस करेंसी को बेसिकली यहाँ पे, वो उस करेंसी को यहाँ पे लेने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो ओल्ड स्टाइल करेंसी क्यों लेता है? क्योंकि वो थर्ड लेवल से वापस
जाना चाहता है गिल्सबर्ग टिकट लेके, इसीलिए वो ओल्ड करेंसी में अपनी न्यू वाली करेंसी को चेंज करा लेता है। लेकिन जो $300 उसके होते हैं दोस्तों, वो जब उन्हें चेंज कराता है किसी दूसरे कॉइन स्टोर से ओल्ड करेंसी के अंदर, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, दैट रियली वरिड माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो मतलब जो उसने करेंसी चेंज कराई थी और इसके बारे में उसने अपने फ्रेंड को बताया था। कौन से फ्रेंड को बताया था? सैम को बताया था कि मैंने अपनी करेंसी भी चेंज कराई है। मैंने आपको बताया था ना उसके फ्रेंड का रोल, कि जब वो 3rd लेवल पे गया था और उसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताया कि 3rd लेवल पास की एक प्लेस है और मैं वहां गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, तो सारे लोग उस पर बिलीव नहीं करते। उसका जो दोस्त होता है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उसका जो मनोचिकित्सक दोस्त होता है जो दिमागी इलाज करता है लोगों का, वो भी उसे यही कहता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की क्या है, इमेजिनेशन है, उपज है। तो वो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी ली थी ना चेंज करके नई वाली को, $300 की जगह उसने लगभग $200 लिए थे। तो ये चीज जो थी उसके फ्रेंड को काफी ज्यादा वरिड करती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसे $100 का घाटा हो गया ना, $100 का घाटा हो गया। न्यू करेंसी की जगह ओल्ड करेंसी उसने ली, वो भी सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के चलते। उसके दोस्त को ऐसा लग रहा था। आगे, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो चार्ली यही बता रहा है कि भाई तुम्हें जो ओल्ड करेंसी है वो किसी भी कॉइन स्टोर पे मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें एक प्रीमियम, मतलब एक अमाउंट होता है प्रीमियम, जिसको आपको पे करना पड़ेगा। जैसे $300 की जगह उसे $200 ही मिलेंगे ओल्ड करेंसी में, तो $100 कहीं ना कहीं उसे पे करने पड़ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माय $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। ओल्ड स्टाइल बिल का मतलब यहाँ करेंसी है, ओल्ड स्टाइल करेंसी जो होती है उसमें उसे $200 से कुछ कम मिलते हैं, $300 नई करेंसी के बदले। बट आई डिडंट केयर। वो कहता है कि मेरे को इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894 की जो एग्स थे वो सिर्फ 13 सेंट अ डजन थे। मतलब 12 अंडे जो हैं वो सिर्फ 13 सेंट के आते थे। और 13 सेंट कितना होता है? बेसिकली $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो आप इसके हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। मतलब जिस कॉरिडोर से, कॉरिडोर मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट्स में क्या होता है, एक लॉन्ग पैसेज होता है जहां पे काफी सारे डोर्स होते हैं, एक लंबा सा रास्ता जहां काफी सारे डोर्स होते हैं अलग अलग रूम्स के, या हो सकता है यहाँ टनल्स की बात हो रही हो या सबवेज की बात हो रही हो। ठीक है, तो वो कहता है कि जिस कॉरिडोर के जरिए मैं 3rd लेवल पे पहुंचा था, जब मैं वापस उस 3rd लेवल के कॉरिडोर को ढूंढने की कोशिश करता हूं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, तो आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 3rd लेवल दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब वो रास्ता जो 3rd लेवल ले जाता है, मैं उस जगह को वापस ढूंढ ही नहीं पाया, ऐसा चार्ली हमारे को बता रहा है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। वो कहता है कि मैंने कई बार ट्राई कर लिया उस रास्ते को ढूंढने का, मैंने और लुइजा ने, लेकिन हमें वो रास्ता नहीं मिलता। एंड लुइजा वाज प्रीटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। मतलब जब उसने चार्ली ने सारी की सारी बातें लुइजा को भी बताई थी, तो लुइजा भी वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ लुइजा कौन है? उसकी वाइफ है। और मैंने आपको बताया था उसकी वाइफ के बारे में कि जो बेसिकली ये चार्ली है, ये ऑफिस से जब लेट छूटता है तो ये लुइजा अपनी वाइफ के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, इसीलिए इसने शॉर्टकट लेने का सोचा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि इसने बताया भी था कि बस के कंपैरिजन में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे से वो पैदल ही बहुत जल्दी पहुंच जाएगा अपने घर पे। आगे, लुइजा भी काफी परेशान होती है। ऑब्वियसली उसका पति एक ऐसी जगह को खोज रहा है जो पास्ट में एग्जिस्ट करती है, तो कोई भी वाइफ परेशान हो ही जाएगी। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर। मतलब उसकी वाइफ चाहती थी कि चार्ली जो है वो अब 3rd लेवल को ना ढूंढे। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड। और उसके कुछ टाइम बाद जो चार्ली है वो ये काम करना छोड़ देता है। इसका मतलब अब वो वापस 3rd लेवल को ढूंढना बंद कर देता है। एंड आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार्ली की एक हॉबी होती है, दैट इज स्टैम्प कलेक्शन। अब स्टैम्प कलेक्शन मतलब जो पोस्टल स्टैम्प होती है, पोस्टल स्टैम्प का मतलब समझो, जब भी हम किसी लेटर को पोस्ट करते हैं तो उस पर हमें स्टैम्प लगानी होती है उस लेटर के एनवेलप के ऊपर। ठीक है, और वो स्टैम्प जो है वो हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। पोस्ट ऑफिस की जो स्टैम्प होती है वो हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। और कई स्टेट्स की कई अलग अलग तरीके की स्पेशल स्टैम्प्स भी होती हैं। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी रखते हैं, और वो स्टैम्प्स जो अलग अलग स्टैम्प्स इशू करती है कोई भी गवर्नमेंट किसी कंट्री की, उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे मैं अगर यूएस में रहता हूं तो यूएस स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है मैं दूसरी कंट्रीज की भी कर रहा हूं। ऐसे इंडिया का बंदा इंडिया की स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा है, तो ये एक हॉबी होती है। इवन उसके दोस्त सैम ने भी बोला था ना चार्ली को कि भाई तुम जो स्टैम्प कलेक्शन करते हो ये भी एक तरीके से एस्केप करने का एक तरीका होता है अपनी प्रॉब्लम से। क्योंकि उसके फ्रेंड का तो यही मानना था कि जो चार्ली है 3rd लेवल के बारे में सोच रहा है, तो ये 3rd लेवल के बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि एक इमेजिनरी प्लेस है। और कोई भी पर्सन जो है जब किसी टेंशन से, परेशानी को जूझ रहा होता है, तो उस टाइम पे वो किसी इमेजिनरी एस्केप को ढूंढने की कोशिश करता है। और चार्ली के लिए शायद ये इमेजिनरी एस्केप जो है, बचने का तरीका जो है वो 3rd लेवल है। और ऐसे ही स्टैम्प कलेक्शन भी है। लेकिन चार्ली ने उसे जस्टिफाई किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है,
कि अगर मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ तो भाई मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ रियलिटी से। मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, उनके टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी उनको, तो वो क्यों करते थे। तो ये सारी बातें मैं फिर से रिव्यू करके बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना कि भाई अब देखो ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना भाई। इसमें ये लिखा हुआ है कि लुइजा वरिड थी, तो मैंने भाई थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, और मैं वापस स्टैम्प कलेक्शन करने लग गया। मैं स्टैम्प कलेक्शन करने लग गया, वापस स्टैम्प पे ध्यान दिया मैंने। बट नाउ, पर अब वी आर बोथ लुकिंग, मतलब वी मतलब चार्ली और उसकी वाइफ, वो दोनों ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? थर्ड लेवल को। तो भाई थर्ड लेवल को उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया था, थर्ड लेवल मिल नहीं रहा था, और चार्ली को भी अब रियलाइज होने लगा था शायद ये एक इमेजिनरी प्लेस है। तो वापस उसने थर्ड लेवल को ढूंढना क्यों स्टार्ट कर दिया? एवरी वीकेंड, मतलब सैटरडे संडे वो वापस थर्ड लेवल को ढूंढने लग गए। बिकॉज नाउ वी हैव अप्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। मतलब अब चार्ली कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है, मेरे पास एक ऐसा एविडेंस है, सबूत है, जिसके जरिए ये बात प्रूव हो जाती है कि थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है। ऐसा चार्ली कह रहा है। अब ध्यान से सुनना। माय फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है सैम वीनर डिसअपीयर्ड। मतलब उसका एक दोस्त होता है दोस्तों सैम वीनर, मैंने बताया था, जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है उसी का नाम सैम वीनर होता है। तो उसका जो दोस्त है सैम वीनर वो डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर का मतलब कहीं पे गायब हो जाता है। अब पता नहीं वो कहां चला गया, छुप गया, कहां चला गया, कहां गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, मतलब किसी को भी ये बात पता नहीं होती कि वो कहां गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, मतलब वो कहता है कि जो चार्ली है वो कह रहा है कि भाई मेरे को थोड़ा बहुत ना सस्पेक्ट था, मेरे को थोड़ा बहुत शक था कि जो सैम वीनर है उसका दोस्त साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसको उसने बताया था इन सारी चीजों के बारे में, थर्ड लेवल के बारे में, वो कहां गया होगा। इसके बारे में चार्ली कहता है कि मेरे को थोड़े बहुत डाउट्स थे, मुझे अंदाजा था कि वो कहां गया होगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आप लोगों को पता होगी, मैं बता देता हूं एक बार फिर से, डोंट वरी, ठीक है। वो कहता है कि सैम, बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, कि जो सैम है, जो उसका दोस्त है, वो एक सिटी बॉय है। वो कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रहा है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण मतलब रूरल एरिया हो, जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा हो और ये सब, तो वो सिटी बॉय है। आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग, मतलब जो राइटर है, जो सॉरी नरेटर है चार्ली, वो कह रहा है कि मैं कई बार गिल्सबर्ग, जो जगह मैंने आपको बताया था ना जहाँ चार्ली जाना चाहता था थर्ड लेवल के जरिए, तो गिल्सबर्ग नाम की इस जगह को मैंने डिस्क्राइब भी किया था पार्ट 2 के अंदर, कि जो गिल्सबर्ग नाम की जगह है जो बहुत पीसफुल थी पास्ट के टाइम के अंदर, उसके बारे में कई बार चार्ली ने सैम को बताया था, अपने फ्रेंड को, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को, ठीक है। एंड आई वेंट टू स्कूल देयर, मतलब चार्ली बता रहा है कि भाई मैं गिल्सबर्ग में स्कूल भी जाता था, जब मैं छोटा था तो मैं गिल्सबर्ग में स्कूल भी जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, मतलब जो उसका फ्रेंड है सैम, उसने हमेशा चार्ली को ये बात कही थी कि मुझे ना ये प्लेस बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब जब भी चार्ली अपने दोस्त को इसके बारे में बताया करता था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका दोस्त है सैम, वो से ये कहता था कि यार मुझे ये जो प्लेस है ना जो तुम बताते हो, जिसके बारे में मुझे बहुत ही अच्छा साउंड करती है ये, आई लाइक ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, ठीक है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। अब देखो उसने क्या बात बोली है भाई, बड़ी अचंभित करने वाली उसने बात बोली है। चार्ली ने कहा कि दैट्स वेयर ही इज, मतलब वो कहता है ना कि उसका दोस्त कहीं खो गया है, तो उसका दोस्त कहां पे है दोस्तों? उसका दोस्त कहां है? 1894 में, पास्ट में। तो यार ये कैसे हो सकता है कि उसका दोस्त 1894 में? तो अगला जो पैराग्राफ है उसको समझाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड हिंट दे देता हूं दोस्तों। बैकग्राउंड हिंट ये है कि चार्ली का जो ये दोस्त होता है सैम, दोस्तों ये खुद थर्ड लेवल के जरिए पास्ट में पहुंच जाता है। देखो पहले तो भाई चार्ली पहुंचा थर्ड लेवल पे, वहां से उसे टिकट लेनी थी, टिकट मिल नहीं पाई। जब चार्ली वापस आया और उसने अपनी ओल्ड जो करेंसी है उसमें नई करेंसी को चेंज कराया, तो वापस जब उसने थर्ड लेवल को ढूंढा तो उसे वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं, इसीलिए वो पास्ट में गिल्सबर्ग नहीं जा पाया। और उसने इसके बारे में सैम को बताया, अपने दूसरे दोस्तों को बताया। सैम उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने उसे ये बोला था कि ये सब कुछ तुम्हारा इमेजिनेशन है। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो सैम है ना, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, ये खुद थर्ड लेवल के जरिए कहां पहुंच जाता है? पास्ट में पहुंच जाता है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ ये हम अगले पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। और चार्ली को कैसे पता चला कि जो सैम है वो पास्ट में पहुंच गया है, गिल्सबर्ग पहुंच गया है, थर्ड लेवल में पहुंच गया है, उस जगह पे पहुंच गया जिसके बारे में वो सैम को बताया करता था, ये सब कुछ चार्ली को कैसे पता चला, ये हम अब अगले पेज पे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। अब देखो क्या लिखा है, बिकॉज वन नाइट, मतलब एक रात को, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। फसिंग का मतलब यहाँ पे क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राइट डाउन दिस वर्ड, दैट इज फसिंग। मतलब बेसिकली वो इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। फसिंग को हम वैसे एग्जैक्ट मीनिंग भी बता देता हूँ, आई हैड रिटन दैट, लेकिन फसिंग का मतलब यहाँ इन्वॉल्व होना होता है वैसे। वेट अ मिनट दोस्तों, फसिंग का मतलब मैंने यहां पे लिखा है दैट इज शोइंग एक्सेसिव कंसर्न, शोइंग एक्सेसिव
कंसर्न मतलब किसी भी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहना, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव इन्वॉल्व रहना। मतलब एक दिन एक रात को क्या होता है, जो चार्ली है फसिंग मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ। मतलब स्टैम्प कलेक्शन के साथ मतलब जो उसने पूरी स्टैम्प कलेक्ट की अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि उसे स्टैम्प कलेक्शन का शौक था ना चार्ली को। तो चार्ली ने जितनी भी स्टैम्प कलेक्ट करी है आज तक, वो उन सबके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। अब इतने में क्या बोलता है वो, आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। मतलब इतने में उसे कुछ मिलता है। अब जब वो कहता है कि मुझे कुछ मिला, जब वो स्टैम्प कलेक्शन अपनी देख रहा था तो उस टाइम पे चार्ली को कुछ मिला है। अभी वो बताएगा क्या मिला है, लेकिन अभी वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो मैं तुम्हें बता देता हूं फर्स्ट डे कवर क्या होता है। अब देखो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी कोई स्टैम्प कोई गवर्नमेंट जब इशू करती है, यहां पे हम यूएस की स्टैम्प की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं यूएस की पोस्ट लेटर की एक नई स्टैम्प इशू हुई। अब जब उस नई स्टैम्प को कोई भी बंदा खरीदता है तो वो क्या करता है, वो उसे एक एनवलप पे, ऑब्वियसली लेटर जब हम पोस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेटर को पोस्ट करते हुए हम एनवलप के अंदर लेटर को डालते हैं ना, और वो जो स्टैम्प होती है जो इशू की गई है उसको एनवलप के ऊपर लगाते हैं। तो जो एनवलप जिसके ऊपर वो फर्स्ट डे की जो स्टैम्प इशू हुई है, जो लगी हुई है, तो उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। किसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर? उस एनवलप को कहते हैं जिसपे वो फर्स्ट दिन की इशू हुई स्टैम्प लगी हुई है। लेट्स से आज स्टैम्प इशू हुई और आज मैंने एक लेटर लिखा और उस एनवलप पे उस नई स्टैम्प को लगाया जो आज ही इशू हुई है, तो उस एनवलप को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट डे कवर कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उस पे जो स्टैम्प लगी हुई है वो फर्स्ट डे की स्टैम्प लगी हुई है, जो पहले दिन इशू हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है देखो, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है मैंने बता दिया। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू, मतलब जब कोई भी नई स्टैम्प इशू होती है तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, जितने भी स्टैम्प कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, जो स्टैम्प को कलेक्ट करने की हॉबी रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बाय सम, मतलब वो नई स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, खरीदते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ। मतलब वो लोग क्या करते हैं, जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं वो मेल कर देते हैं उस स्टैम्प को। कैसे मेल करते हैं? वो एक लेटर लेते हैं, एनवलप के अंदर डालते हैं। बेसिकली जो लेटर वो डालते हैं उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, वो खाली कोरा कागज ही डाल देते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद तो ये होता है ना कि वो जो स्टैम्प है वो उनके पास पहुंच जाए मेल के जरिए। तो वो क्या करते हैं, वो स्टैम्प को खरीदते हैं, फिर वो उसे मेल कर देते हैं, किसके जरिए? एनवलप के जरिए। और एनवलप जो है वो खुद को एड्रेस कर देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। जब वो स्टैम्प नई वाली बिकती है तो उस दिन ऐसा वो करते हैं कि भाई स्टैम्प को खरीद के वो एनवलप पे स्टैम्प लगा के अपने आप को ही पोस्ट कर देते हैं। और जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या करता है, जो पोस्ट ऑफिस है वो स्टैम्प के ऊपर क्या करता है, पोस्ट मार्क लिख देता है। पोस्ट मार्क का मतलब बेसिकली होता क्या है, स्टैम्प जो होती है छोटी सी, उसके ऊपर एक मार्क होता है, उसके अंदर डेट जो है उसको इशू कर दिया जाता है, उसे हम पोस्ट मार्क कहते हैं। तो जब उस स्टैम्प पे डेट इशू हो जाती है, क्योंकि देखो अगर मैं स्टैम्प खरीद लूंगा तो स्टैम्प खरीदने से तो ये क्लियर नहीं होगा कि वो कौन सी डेट की होगी, लेकिन जब मैं उसे एनवलप में लगा के सेंड कर दूंगा, मेल कर दूंगा, तो उस पर उस डेट को मार्क करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मार्क कहते हैं। तो उससे क्या होगा भाई, ये बात क्लियर हो जाएगी कि यार ये जो स्टैम्प है वो कब ली गई थी, कब इशू हुई थी, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको, वैसे इसका आंसर से रिलेटेड इतना ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये। आगे क्या लिखा हुआ है, द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। तो वो एनवलप जो है उसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं, एंड दे आर नेवर ओपन, मतलब उनको कोई ओपन नहीं करता। अब मैंने अपने आप को मेल करी, मैं ओपन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई मेरे को पता है मैंने उसमें खाली पेज डाल रखा है, मैंने तो बस स्टैम्प के लिए करा है ना उसको अपने आप को मेल, ताकि स्टैम्प मेरी कलेक्शन में आ जाए। एंड यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, मतलब ब्लैंक पेपर हम डालते हैं एनवलप के अंदर। तो उसने फर्स्ट डे कवर, ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव बेस में कि भाई फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखना, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। आगे, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट, मैं फिर से बता देता हूं दोस्त, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज है। फर्स्ट डे कवर बेसिकली एक एनवलप को कहा जाता है। फर्स्ट डे कवर बेसिकली एक एनवलप मतलब एक लिफाफे को कहा जाता है जिसपे फर्स्ट डे, हाँ बोलिए, मैंने वही चीज बताई आपको अभी। पहले आप ये समझो फर्स्ट डे कवर क्या है, मैं पहले वो बता देता हूं, दूसरा पॉइंट भी बता देता हूं आपका। पहली चीज, फर्स्ट डे कवर क्या है, एक एनवलप जिसके ऊपर फर्स्ट डे की इशू की गई स्टैम्प को लगाया गया है, उसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं। ठीक है, पहला ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या लेटर पे लिखना, वहां पे लगाना जरूरी है, हम बस खरीद के नहीं रख सकते? ऑब्वियसली रख सकते हैं, लेकिन वो लोग जानबूझ के मेल क्यों करते थे अपने आप को? क्योंकि मेल करने से क्या होता था, उस पर पोस्ट मार्क आ जाता था। क्या आ जाता था मेल करने से? पोस्ट मार्क। पोस्ट मार्क मतलब एक डेट आ जाया करती थी, जिससे ये कंफर्म होता था कि ये जो स्टैम्प है ये कब परचेज की गई है। समझ में आया? हाँ,
चलो आगे बढ़ते हैं भाई। दैट नाइट अमंग द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मतलब चार्ली जितने भी स्टैम्प कलेक्शन कर रहा है उसमें जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर था वो उसके हाथों में होते हैं सारे के सारे, जितने भी उसने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मतलब उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वहां नहीं होना चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने कलेक्ट किए हैं तो उसे पता होगा ना सारे के सारे कलेक्शन के बारे में। इवन उसके पास तो उसके ग्रैंडफादर की भी कलेक्शन होती है सारी की सारी, तो उसे पता है मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा लेटर मिला, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर, ऑब्वियसली एनवेलप को कहा जाता है, मैंने आपको बताया, उसे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। वहां नहीं होना चाहिए था मतलब आज तक उसके पास नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक उसके पास वो फर्स्ट डे कवर आ गया। तो वो काफी शॉक हो गया, यार ये कहां से आया। अब आगे देखो, बट देयर इट वाज, पर वो वहीं रखा हुआ था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर, मतलब ये जो फर्स्ट डे कवर था ये किसी व्यक्ति ने क्या करा था, पोस्ट करा था मेरे ग्रैंडफादर को। चार्ली कह रहा है कि ये जो फर्स्ट कवर मुझे मिला उस दिन, मतलब किसी दिन वो देख रहा होगा अपने सारे के सारे कलेक्शन को, तो उस दिन उसने फर्स्ट डे कवर्स भी निकाल के देखे होंगे। तो उन फर्स्ट डे कवर्स के अंदर उसे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो कहीं ना कहीं उसे काफी अटपटा लगा, क्योंकि वो पहले कभी वहां एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। और जब उसने उसको देखा तो उसे पता चला कि ये जो फर्स्ट डे कवर है ये किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था। जब मेरे ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्शन करते थे, फर्स्ट डे कवर की कलेक्शन करते थे, उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग के अंदर किसी ने ये पोस्ट किया था, मेल किया था। क्या? फर्स्ट डे कवर, बेसिकली एक लेटर। अब उसमें अजीब क्या था देखो, दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, मतलब एनवेलप पे जो एड्रेस था वो उसके ग्रैंडफादर के घर का था जहां वो गेल्सबर्ग में रहते थे, जहां हमेशा से चार्ली जाना चाहता था थर्ड लेवल के थ्रू, ठीक है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, जुलाई 1894। इसका मतलब कि वो जो लेटर था जो चार्ली को मिला था फर्स्ट डे कवर का, उस पे जो डेट लिखी हुई थी वो क्या लिखी हुई थी, जुलाई 1894, जुलाई 1894 ये डेट लिखी हुई थी। और ये लेटर किसको लिखा गया था, चार्ली को लिखा गया था। ध्यान से सुनना, ये लेटर किसको लिखा गया था, चार्ली को। अब तुम इमेजिन कर सकते हो 18 जुलाई 1894 के अंदर कोई चार्ली को लेटर कैसे लिख सकता है। चार्ली तो उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था दुनिया के अंदर, तो चार्ली को कोई कैसे लेटर लिख सकता है। तो यार ये लेटर जो लिखा गया था चार्ली को लिखा गया था, लेकिन ग्रैंडफादर के एड्रेस पे ग्रैंडफादर को पोस्ट किया गया। क्यों? इसका रीजन क्या था, क्योंकि ये लेटर लिखा गया था सैम के द्वारा। ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया था, सैम के द्वारा। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। सैम, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने बोला कि ये जो जगह है थर्ड लेवल तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है, माइंड का, रियलिटी से एस्केप करने के लिए, वो बंदा खुद अपनी नई करेंसी $800 उसको चेंज करा के ओल्ड करेंसी लेके थर्ड लेवल की सर्च में जाता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे अपने समय के अंदर, जिसमें चार्ली भी रहता है, और उसे थर्ड लेवल मिल जाता है। अगेन बता रहा हूं, सैम वीनर को थर्ड लेवल मिल जाता है, और उसने पहले से अपनी जो नई करेंसी है उसको पुरानी में चेंज करा लिया था, और वो इसीलिए थर्ड लेवल के जरिए कहां पहुंच जाता है, गेल्सबर्ग पहुंच जाता है, उस जगह पे जहां हमेशा से कहां जाना चाहता था, कौन जाना चाहता था, चार्ली जाना चाहता था। और जब वो गेल्सबर्ग पहुंच गया, सैम वीनर जब गेल्सबर्ग पहुंच गया थर्ड लेवल के जरिए एक ऐसी जगह पे जिस पे वो बिलीव नहीं कर रहा था, तो वहां पहुंचने के बाद उसने कुछ दिनों बाद क्या सोचा, उसने क्या करा, उसने एक लेटर लिखा। किसको लिखा, चार्ली के ग्रैंडफादर को लिखा। चार्ली के ग्रैंडफादर को क्यों मेल किया उसने चार्ली के नाम से, क्योंकि उसे पता था कि उसके ग्रैंडफादर की, चार्ली के जो ग्रैंडफादर की कलेक्शन है वो फ्यूचर में किसके पास होगी, चार्ली के पास होगी। तो अल्टीमेटली अगर वो पास्ट में जो सैम है वो चार्ली के ग्रैंडफादर को अगर लेटर लिखता है, तो वो प्रेजेंट में वहां जाके फ्यूचर में कहां पहुंच जाएगा, किसके पास पहुंच जाएगा, चार्ली के पास पहुंच जाएगा। समझ में आई मेरी बात? थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। एक दो बार बात को फिर से सुनोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखो, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, द पोस्ट मार्क शोड दैट, देखो जो पोस्ट मार्क था, जो लेटर फर्स्ट डे कवर का पोस्ट मार्क था, डेट जो थी स्टैम्प के ऊपर, उससे ये क्लियर होता है कि डेट क्या थी। एंड येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, और ये लेटर जो है चार्ली कहता है मुझे इस लेटर का कुछ पता ही नहीं था पहले मेरी कलेक्शन के अंदर। एंड द स्टैम्प वाज अ 6 सेंट, मतलब उस पे जो स्टैम्प लगी हुई थी वो 6 सेंट की थी, ये पैसे का अमाउंट है, और डल ब्राउन कलर की थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, ये प्रेसिडेंट रहे होंगे पहले के, तो उनकी एक पिक्चर भी लगी हुई थी। एंड नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, ग्रैंडडैड मतलब उसके ग्रैंडफादर की, नेचुरली जब ये एनवेलप आया होगा उस समय पे ग्रैंडडैड के मेल के अंदर, मतलब उनके मेल में जब आया होगा, ये जो बाहर मेल लगे नहीं होते, मेल बॉक्स लगे होते हैं, जब उसमें आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो वो किस में चला गया, उनके कलेक्शन में चला गया, मतलब जो उनके फर्स्ट डे कवर की कलेक्शन थी, क्योंकि ज्यादातर फर्स्ट डे कवर लोग थे वो कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, उसको खोल के नहीं देखते थे, तो उनके कलेक्शन में वो पहुंच गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पे रहा
टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और उसके बाद चार्ली ने उसको पढ़ लिया। तो देखो पहले तो ये लेटर एग्जिस्ट नहीं करता था चार्ली के कलेक्शन में, लेकिन जब सैम थर्ड लेवल पे पहुंच के पास्ट में चार्ली को लेटर लिख देता है, ग्रैंडफादर को पोस्ट कर देता है उसके, तो फ्यूचर में चार्ली के पास सैम का लेटर पहुंच जाता है। और सैम कौन? उसका दोस्त। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पेपर में, देखो क्या लिखा था उस लेटर के अंदर, क्या लिखा था, यहाँ लिखा है, ध्यान समझना, ये एड्रेस है उस जगह का जहां पे इसको पोस्ट किया गया था, और किसको लिखा है? चार्ली को, ग्रैंडफादर के एड्रेस पे। क्या लिखा है? आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मतलब चार्ली को सैम कहता है कि मैं चाहता था, चार्ली ध्यान से सुनना, मैं चाहता था कि तुम काश सही हो। मतलब जब चार्ली उसको ये बात बोल रहा था कि थर्ड लेवल है, तो जो सैम था वैसे तो उसे कह रहा था कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन उस टाइम पे सैम भी विश कर रहा था कि काश चार्ली तुम सही हो, मैं ये चाहता था, मैं विश करता था कि काश तुम सही हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सैम भी उस जगह पे जाना चाहता था ना, तो वही कहता है आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं चाहता था कि तुम सही हो, एंड देन आई गॉट टू बिलीविंग दैट यू वर राइट, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम सही थे। जब तुम कह रहे थे थर्ड लेवल है, तुम सही थे चार्ली, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, एंड आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मुझे यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलिज, डेलिज एक जगह का नाम है कि जहां मैं रह रहा हूं, वहां पे स्ट्रीट पे नीचे की तरफ समवन इज प्लेइंग अ पियानो, मतलब कोई व्यक्ति जो है वो क्या बजा रहा है? पियानो बजा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कोई व्यक्ति क्या बजा रहा है? पियानो बजा रहा है। वो मतलब डिस्क्राइब कर रहा है उस प्लेस को जहां पे वो रह रहा है कि यहाँ पे कोई बंदा जो है वो पियानो बजा रहा है, जहां पे मैं हूं डेलिज में, ये जगह का नाम है। समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, मतलब फ्रंट पोर्च मतलब बेसिकली लॉन के अंदर एक बैठने का एरिया होता है जहां पे काफी सारे लोग बैठ जाते हैं एक साथ। तो पोर्च में सारे लोग क्या कर रहे हैं? सिंग कर रहे हैं। गाना है, गाने का नाम है सिंगिंग नैले होम, सीइंग नैले होम, ये गाना होगा कोई, तो सारे लोग उसको सिंग कर रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर द लेमोनेड, मतलब उसे उस जगह पे मुझे इनवाइट किया गया है। अभी चार्ली मैं जाने वाला हूं वहां पे। लेमोनेड ऑब्वियसली जो लेमन की ड्रिंक होती है उसको कहा जाता है, ठीक है, तो नींबू पानी, ठीक है, मुझे वहां इनवाइट किया गया है। एंड कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, तुम भी कोशिश करते रहो, तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाएगा, तुम आ सकते हो। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ढूंढते रहो थर्ड लेवल को जब तक तुम्हें नहीं मिलता। इट्स वर्थ इट, उसको ढूंढना बिल्कुल सही है। बिलीव मी चार्ली एंड लुइजा, तुम यहां पे आ सकते हो। और चार्ली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब देख के। हालांकि चार्ली को एक बार को यकीन नहीं होता इन सारी बातों पे, तो वो क्या करता है, देखो आगे क्या लिखा है, द नोट इज साइंड सैम, नोट पे सैम लिखा होता है और सैम उसका दोस्त है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, मतलब जो कॉइन स्टोर जो चार्ली जानता था उस स्टोर पे वो जाता है। आई फाउंड आउट, चार्ली को पता चलता है कि सैम जो उसका दोस्त है उसने $800 की करेंसी को चेंज कराया था ओल्ड स्टाइल करेंसी के अंदर। तो क्यों कराया होगा भाई? खुद थर्ड लेवल पे जाने के लिए और वहां से गिल्सबर्ग में लाइफ स्पेंड करने के लिए। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ लिटिल नाइस हे फीड। हे फीड क्या होता है? जो चारा होता है ना गाय भैंस का, उसको हे फीड कहते हैं। वो कहता है कि जो सैम है जरूर उसने ये जो करेंसी चेंज कराई है अपनी $800, वो इसलिए कराई होगी क्योंकि वो एक बिजनेस सेटअप करना चाहता था गिल्सबर्ग में, हमेशा से वो ऐसा काम करना चाहता था। लिटिल हे फीड मतलब हे फीड का बिजनेस, चारे का बिजनेस, और ग्रेन मतलब जो अनाज का बिजनेस होता है, और शायद वो कल्टीवेशन का बिजनेस करना चाहता होगा, काम करना चाहता होगा। He always said that what he really wished he could do, मतलब जो सैम है चार्ली का फ्रेंड, वो हमेशा चार्ली को बताता था कि काश मैं इस काम को कर पाता, मतलब हे फीड का और ग्रीन का बिजनेस। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। तो चार्ली यहाँ कहता है हंसते हुए कि यार अब तो वो थर्ड लेवल के जरिए गिल्सबर्ग पहुंच गया है पुराने समय में जो सैम है, लेकिन अब वो अपने ओल्ड बिजनेस पे वापस नहीं जा सकता। तो उसका ओल्ड बिजनेस किस चीज का था? कोई बताएगा मुझे ओल्ड बिजनेस किस चीज का था उसका? हाँ, अब वो साइकेट्रिस्ट का तो काम कर नहीं सकता क्योंकि भाई गिल्सबर्ग में, इलिनॉइस में 1894 में उसका जो ओल्ड बिजनेस है वो चलने वाला तो है नहीं, क्योंकि कोई स्ट्रेस को, वरी को, फियर को इतना ज्यादा तो वहां फेस करता है नहीं, तो ऑब्वियसली वो काम नहीं चलेगा। तो व्हाई सैम वाज साइकेट्रिस्ट? क्योंकि सैम उसका दोस्त जिसका लेटर उसे मिला है वो साइकेट्रिस्ट दोस्त था उसका, जिसने उसे एक बार ये कहा था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दोस्तों अगर कोई भी बच्चा, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई भी बच्चा जो YouTube पे हमारी इस वीडियो को देख रहा है बाद में, गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, व्हाई? बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग सो मेनी वीडियोस फॉर यू एंड दैट इज रियली अमेजिंग। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और वन मोर थिंग दैट इज कि आर पेड कोर्सेज आर अवेलेबल एंड बिलीव मी गाइज, हम लोगों के पास टाइम है और उस टाइम के अंदर अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्लीज यार अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें हमारे लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स के लिए, और उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है राइट हैंड कॉर्नर के अंदर। और अब हम अपना जो चैप्टर 2 है अपना, ये जो फ्लैमिंगो का अभी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके तहत, तो आई थिंक एनिमी होगा, उसको जल्द ही हम स्टार्ट
करेंगे। तो गाइस कोई कुछ